डिफाइन करने के लगभग 4 या 5 तरीके हैं, लेकिन मीडियम के अकॉर्डिंग वेव दो टाइप की होती है, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा, मीडियम किन वेव को नहीं चाहिए होता है? लाइट, एक्सरे, गामा, इनको ईएम वेव भी बोलते हैं। यानी कि नॉन मैकेनिकल का एक नाम और है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड कौन सी वेव है? साउंड के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट है? तो फिर वो कौन सा हुआ? मैकेनिकल। लाइट के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो नॉन मैकेनिकल। लेकिन ये जो मैटर वेव है ये इस टाइप की वेव नहीं है। मैटर वेव मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल से थोड़ी अलग है। ये क्या है? हर एक मटेरियल के मोशन के अकॉर्डिंग उसके पास में एक वेव होती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं। अच्छा, मैटर वेव जो हेडिंग डाल दी थी हमने टॉपिक, उसके बाद में मैटर वेव के बाद में मैटर वेव तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाइट का ड्यूअल नेचर के बारे में बात करें। ड्यूअल नेचर पढ़ा है कभी? कुछ नाम सुने ड्यूअल नेचर? ड्यूअल सिम की तरह ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या होता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट? लाइट मर्जी के अकॉर्डिंग कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो इसमें लिखें, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड करना थोड़ा सा लैंग्वेज चाहिए इसमें। मैटर वेव टॉपिक में पहली हेडिंग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट sometimes behave like particle and exhibit some phenomena such as पहला, अभी इससे पहला वाला चैप्टर ही पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हमने लाइट किससे मिलकर बनी हुई मानी थी? फोटोन। फोटोन मतलब एक पार्टिकल, और पार्टिकल जब टकराएगा एक इलेक्ट्रॉन से, अगर उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाया, फोटो करंट कहलाया। यानी कि लाइट इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे फिनोमिना में लाइट किससे मिलकर बनी हुई मानी? फोटोन, और फोटोन पार्टिकल, यानी कि इसमें पार्टिकल नेचर उसने शो किया। अच्छा, बहुत सारे हैं, कुछ हमें हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन नाम पता होना चाहिए। एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। क्या होता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस पता होना चाहिए। कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पर आता है। एक है हमारे इंडिया के साइंटिस्ट के नाम पर, एक है रमन इफेक्ट। नाम सुना है साइंटिस्ट? तो उनमें भी एक रमन इफेक्ट। एक है पेयर प्रोडक्शन जो हमारे सिलेबस में है, पेयर प्रोडक्शन। ये चारों फंक्शन जो फिनोमिना होते हैं वो लाइट के पार्टिकल नेचर से समझाए जा सकते हैं, कि इन सारों के अंदर लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है इन सब के अंदर। ये लिखो चारों, लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखें, समटाइम्स लाइट behave like wave and this wave nature of light is used to explain phenomena such as इंटरफेरेंस। नाम सुना है क्या? लेकिन पढ़ा नहीं होगा। अरे कितने, क्योंकि वेव नहीं पढ़ा है ना तुम्हें अभी तक, वेव ऑप्टिक्स। कितने लोगों ने 11th क्लास में इंटरफेरेंस वेव टॉपिक नहीं पढ़ा? छोड़ो, कितनों ने पढ़ा है? कहां पढ़ ली भाई? कहां पढ़ा? अरे वो हाथ क्या यूं ही मजे में किया था या सही में पढ़ा है? पढ़ा है? कहां पर? कॉलेज में? या फिर तो वेव ऑप्टिक्स में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि वहां तो वेव ऑप्टिक्स वैसे तो बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि 11th की ही पोर्शन पूरा रिवाइज होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है।
नहीं लगता बहुत टाइम लगेगा। वेव ये छोड़ दो, पहले वेव पढ़ाएं फिर वो पढ़ा। हाँ ये सही है। इंटरफेरेंस वेव से रिलेटेड चीज है, क्या होता है छोड़ो। नेक्स्ट इंटरफेरेंस, सेकंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन, ये भी ये 11th 12th की फिजिक्स में आता है एक्सेट्रा। कई बार लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है और पार्टिकल नेचर से ये वाले इफेक्ट समझा सकते हैं, कई बार लाइट वेव नेचर शो करता है जिससे ये समझा सकते हैं। ये सेम कंटेंट जो भी हमने लिखा है वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में भी यही चीज आती है, तो हमने यहां पर भी बात कर ली। चलो अब आते हैं हम इस टॉपिक के नाम पर, कभी लाइट बनता है कभी वेव बनता है। अब इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में जो सबसे फेमस चीज है मैटर वेव में, वो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है डी ब्रॉय। वैसे तो हम इंडियंस उसको डी ब्रॉगली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में और बोलते हैं कि यार बताओ यार, जो पहला लेटर है वो स्मॉल लिख दिया है और जो ये बाद वाला है वो कैपिटल लिख दिया, जबकि कैपिटल, लेकिन उनके नाम ही ऐसे होते हैं। डी ब्रॉगली है लेकिन हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय। डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट है जो सही बोले तो आइंस्टीन के असिस्टेंट है, आइंस्टीन। लेकिन होता है ना, किसी कोचिंग में कोई बहुत बड़ा फैकल्टी हो और उसके सामने कोई असिस्टेंट फैकल्टी, चाहे वो असिस्टेंट फैकल्टी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है उससे भी, तो भी उसकी नहीं सुनी जाती। सेम चीज इसके हाथ में है। इसको नौकरी से निकाल दिया था इस हाइपोथेसिस के बाद। सीरियसली, अरे सीरियसली नौकरी से निकाल दिया था, किसी ने नहीं मानी इसके बाद। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये साइंटिस्ट ने बताया था कि यार हर एक पार्टिकल, हर एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं, हम लोग, हम सब, हमसे भी रिलेटेड एक वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव से अलग है। ये वेव कब आती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी एक वेव होती है। क्योंकि ये मटेरियल के मोशन से रिलेटेड वेव है, इसलिए इसको मैटर वेव बोली है। तो अकॉर्डिंग टू इट ये हाइपोथेसिस क्यों है, क्योंकि प्रूव नहीं किया, इसलिए नौकरी से निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू इट every moving object having a wave associated with it, every moving object having wave associated with it, these waves are known as matter waves. These waves are known as matter waves. Next line. These waves are different from mechanical wave. These waves are different from mechanical wave and electromagnetic wave, EM wave. चलो अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, अच्छा डी ब्रॉय ने, पता नहीं डिजाइनर पेन है ये, तो पीछे अलग से डिजाइन आए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, जो अच्छा अगर मेरे पास मेरा कुछ मास है, अगर मैं मूव करने लग जाऊंगा तो मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी वेवलेंथ है, मैटर वेव की वेवलेंथ। क्योंकि अगर मैं मूव कर रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय वो क्या है, हमारे पास में एक वेवलेंथ है। इस वेव को क्या बोलते हैं हम, मैटर वेव। अच्छा इसको मैटर वेव को एक और नाम दिया जाता है क्योंकि ये डी ब्रॉय ने बताया, तो उस मैटर वेव की वेवलेंथ को डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ मैकेनिकल वेव की भी होगी, ये जो साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ भी होगी,
लाइट जो EM वेव है उसकी भी वेवलेंथ होगी, ऐसे ही ये जो मैटर वेव है उसकी भी वेवलेंथ होगी। लेकिन मैटर वेव की वेवलेंथ को डी ब्रोए वेवलेंथ बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए वेवलेंथ लैम्डा, इसकी वैल्यू होती है h/p। p जो है वो है मोमेंटम, और h तो पता ही है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 10 टू द पावर -34 जूल इनटू सेकंड। यार ये कहीं और भी पढ़ा हुआ है क्या? कहां? पिछले चैप्टर में फोटोन का मोमेंटम। क्या फोटोन का मोमेंटम h/लैम्डा था? वैसा ही, लेकिन वहां मोमेंटम किसका था? फोटोन का। और ये क्या था? उस फोटोन की वेवलेंथ। लेकिन यहां पर अलग चीज है, ये है मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ये है उस मोमेंटम के कारण उस ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ उससे एसोसिएटेड होगी। इस वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है, डी ब्रोए वेवलेंथ बोला जाता है। चलिए एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान है, युवराज है, पंद्रह kg कम किया है मैंने। इसका अच्छा अभी इसके पास में मैटर वेव होगी क्या? क्यों? रेस्ट पे। लेकिन युवराज जो है वो चलने लग गया, इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसके पास में कोई मैटर वेव होगी, तो इसकी जो मैटर वेव है उसकी डी ब्रोए वेवलेंथ कैसे लिखूंगा? h/p। अच्छा p मोमेंटम कैसे लिखते हैं? m इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी लिखे तो h, मास कितना है? 50, h की वैल्यू मेरे को कितना आएगा? 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, मास 50, ये 10। अच्छा ये 100 इधर जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? -32। अच्छा 5 बचा, ये कितना जाएगा? 1.32 इंटू 10 टू द पावर -32। अच्छा वेवलेंथ है, सब ऐसा ही में रखा है, सब ऐसा ही में रखा है, मतलब मीटर। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? 1.32 इंटू 10 टू द पावर -22 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ आई डी ब्रोए के अकॉर्डिंग। लेकिन लोगों ने बोला लो अगर कोई चल के बता, तुम चल के बताओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर लगा दिया जो वेवलेंथ कैच करता है, वेवलेंथ डिटेक्ट करता है। आया ही नहीं, क्योंकि ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। 10 टू द पावर -12 या -15 से कम वेवलेंथ तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। हमारे पास में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो 10 टू द पावर -15 वेवलेंथ, 10 टू द पावर -15 को एक क्या बोलते हैं? पिको। उससे कम वेवलेंथ, अच्छा 10 टू द पावर -12 को क्या बोलते हैं? 10 टू द पावर -15 को फर्मी बोलते हैं। जो किसकी साइज होती है पता है क्या? न्यूक्लियस की। 10 टू द पावर -15 होता है फर्मी, 10 टू द पावर -12 होता है पिको। 10 टू द पावर -15 से और छोटा साइज मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये तो 10 टू द पावर -15 का भी कितने गुना छोटा है? 10 टू द पावर 7 टाइम्स छोटा है। और 10 टू द पावर 7 नहीं, और ज्यादा, 10 टू द पावर 17 टाइम्स और छोटा है 32 के हिसाब से। तो इसको कोई मेजर नहीं कर पाया, इसलिए उसको नौकरी से निकाल दिया कि कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे क्या। तो यहां पर एक चीज तो पता चल गई, क्या बोला गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उससे रिलेटेड एक मैटर वेव होती है। उस मैटर वेव की वेवलेंथ को क्या नाम देते हैं? डी ब्रोए वेवलेंथ। उस डी ब्रोए वेवलेंथ की वैल्यू निकालने का तरीका h/p। अगर हमने ये 50 kg, ये तो एक बड़ी ऑब्जेक्ट है, यानी कि रियल लाइफ की मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए काम किया तो यार यहां पर बहुत स्मॉल आया, तो ये वाली वैल्यू, ये वेवलेंथ वेरी स्मॉल, कांट बी मेजर। उसको मेजर नहीं कर पाया कि क्या है, तो सही है या गलत डी ब्रोए पता नहीं चला। एक एग्जांपल और लिया गया, क्या एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी स्पीड निकाली थी, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 ऑर्डर की होती है। तो ये 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या ये एक पार्टिकल है?
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है। क्या कोई पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके पास में डी ब्रोए के अकॉर्डिंग मैटर वेव आएगी, तो इसके पास भी आनी चाहिए। तो इसके लिए सॉल्व किया हमने, कैसे लिखूंगा, h अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, v की वैल्यू 10 टू द पावर 6। अच्छा ये कितना बचेगा, 10 टू द पावर माइनस 3, ये इधर आएगा माइनस 9, तो यह जाएगा 66 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, माइनस 3 माइनस 9, ये एक और दे दिया माइनस 10, ये कितना है लगभग 7.4, तो ये आ जाएगा सॉरी 7.3 एंगस्ट्रॉम। यार ये तो मेजर कर सकते हैं ना, तो पता चला कि हाँ ये मेजर हो रहा है, लेकिन यहां नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक उसकी बात मान ही नहीं गई। क्या तुम तो कोई भी फॉर्मूला बना दिया कि यार लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, उससे तो आंसर आ ही जाएगा, उसमें क्या है। तुम तो ऐसा आंसर, ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिससे कुछ मेजर करने लायक वैल्यू आ गई, तो हम क्या मान लेंगे, इसलिए उसकी बात को माना नहीं गया। लेकिन ये चीज तो पक्का पता चल गई, इस वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते। तो डी ब्रोए वेवलेंथ से जो वैल्यूज निकल रही है वेवलेंथ की, वो मैक्रोस्कोपिक वैल्यूज, यानी कि हम लोग, कार चल रही है, हम लोग चल रहे हैं, तो डी ब्रोए के अकॉर्डिंग हमारे पास भी वेवलेंथ है, लेकिन वो कोई मेजर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा, और मोमेंटम ज्यादा तो वेवलेंथ बहुत कम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्यों मेजर कर पा रहे हैं, मास बहुत कम है, तो मोमेंटम वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा आ गई, इसलिए हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला देने के अलावा डी ब्रोए ने और कुछ नहीं दे पाया, बस बोला कि यार ऐसा होता है। तो यहां पर हम लिख सकते, इतना लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन पक्का आता है, वो हमारा क्लियर कंप्लीट हो गया। जिसने ध्यान से सुना होगा और जो डीपीपी करोगे सब हो जाएगा। मैटर वेव छोटा सा टॉपिक, 2-2.5 लेक्चर का टॉपिक, 1 घंटे की क्लास हो सकता है 3 पहुंच जाए। एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा, और इतना इजी होता है अगर पढ़ा हुआ है पूरा ढंग से, और बस हमें पढ़ तो सभी रहते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा ध्यान से सुनना है कि जो हमने पढ़ा है उसको वापस पढ़ने में सबसे कम टाइम लगे। मेन चैलेंज तो ये है। पढ़ तो साल भर में तो दुनिया की हर कोचिंग में हर स्टूडेंट पढ़ रहा है, दुनिया मतलब इंडिया की हर कोचिंग में पढ़ रहा है। पता होगा 18 नीट का एग्जाम, जेई वाले कितने, 10 ही है। मैं नीट के बारे में बात कर लेता हूँ, जेई के है, जे एडवांस का तो पेपर आने वाला है। जेई में जो नीट का एग्जाम है 18,72,000 स्टूडेंट्स ने दिया था। 584 18,72,000 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 10.6 लाख लड़कियां थी, मतलब 18 में से 10 लाख से ऊपर लड़कियां थी। लेकिन उस चीज का कोई रिजर्वेशन नहीं है, एक कॉलेज के अलावा, लेडी हार्डिंग्स। तुम्हारा सपना होता होगा ना वहां जाने का, नहीं होता? एक बार मेडिकल कॉलेज में जाओ, सपना बन जाए कि वहां जाना है यार। डी ब्रोए कुड नॉट एक्सप्लेन मैटर वेव, लिखो, De Broglie could not explain matter wave. It was proved by यहां नाम लिख रहा हूं, बाद में पढ़ेंगे, डेविसन जर्मर, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इट वॉज प्रूव्ड बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और वहां पर बोला भाई गजब इंसान, इसने 30 साल पहले ऐसी चीज कैसे बता दी। डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि तो सही इंसान था। फिर बाद में उसको नोबेल प्राइज दिया गया इस काम के लिए, डी ब्रोए को। मतलब सही था, आइंस्टीन ही गलत था। चलिए
मैथमेटिकल चीजें इकट्ठी करते हैं, काम आएंगी बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें। इस चैप्टर के अंदर एक दो सेक्शन पढ़ने हैं। एक तो डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट कि कैसे प्रूव किया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल चीजें जो थोड़ा बहुत लगेगा, हो सकता है कि वेव से रिलेटेड है हल्का सा। और पहला वाला पोर्शन जो है वो है डी ब्रोई वेवलेंथ की वैल्यू निकालना। तो हम डी ब्रोई वेवलेंथ की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। एक चीज तो हमने सीख ली, डी ब्रोई वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन पी। क्या एच अपॉन पी, पी को क्या लिख दूं, एम इंटू वी। तो पहली चीज तो इसी पर हम प्रूव कर दे, इसी पे देख लेते हैं यार। डी ब्रोई वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए, अरे यार ग्राफ बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, रिलेशन। हाँ युवराज को क्या रिलेशन है वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में, इनवर्स। क्या इनवर्स में अरे मैंने बताया नहीं कभी ग्राफ, कभी बताया नहीं बताया। अरे गिनती के तो बेच चलते हैं अपने यहाँ, फिर मैं किन में बताता हूँ, मुझे पता है मैंने 3-4 जगह बता दिया। गिनती के तो बेच है, फिर मैं कहाँ बताने जाता हूँ, बताया मैंने। ग्राफ के बारे में कभी नहीं बताया, स्ट्रेट लाइन था। वेवलेंथ और मोमेंटम इनवर्स, जब इनवर्स में होते हैं और पावर 1 होता है, पावर 1 इनवर्स में, तो ग्राफ का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन क्या इनवर्स में हमेशा पावर 1 ही आती है हर फॉर्मूले में, कभी और कुछ भी आ सकता है। जब कुछ और आए तो क्या बनता है, हाइपरबोला। मान लो यहां स्क्वायर होता तो पी पे पावर 2, लैम्डा पर 1, इनवर्स है, और इनवर्स है तो या तो हाइपरबोला आएगा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। लेकिन अगर पावर 1 है तो बनता है हाइपरबोला, तो यहां पर हाइपरबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पावर 1। अच्छा यहां किस किस के बीच में रिलेशन है, लैम्डा और 1/p। क्या हमें पता है लैम्डा की वैल्यू h/p। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा ये h इंटू 1/p। मेरे पास में ये है y एक्सिस पर और ये पूरा क्या है x एक्सिस पर, तो फिर ये साथ में क्या कहलाएगा, m। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट 0, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो हमने जो पहले इसका पता था उस पर 2 ग्राफ देख लिए। और भी चीजें आई, थोड़ा सा क्लास 11 की फिजिक्स में भी बहुत बार पढ़ा होगा। शायद अभी मैग्नेटिज्म कहां तक पहुंचा, फोर्स, चार्ज का मोशन स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। रेडियस सर्कल के निकालना सीख लिया, क्या होती है रेडियस, एम वी अपॉन क्यू बी। ये एम वी क्या है, क्यू बी। हाँ ये एम वी क्या है। क्या मोमेंटम को एक और ये फॉर्म भी पढ़ा होगा, क्या इसकी जगह Q इंटू वी, बस वही। हमें पता है यार मोमेंटम जो होता है उसकी वैल्यू m इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी जो E के है उसको हम हाफ m v स्क्वायर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये क्या बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर क्या बन जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। तो मोमेंटम की वैल्यू अंडर रूट में 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक चीज ये आ जाएगी, क्या डी ब्रोई वेवलेंथ जो अभी तक चला, इसके बाद नेक्स्ट डी ब्रोई वेवलेंथ क्या क्या चला, h/p, इसको h/mv। क्या इस p को एक और चीज लिख सकते हैं अभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, अंडर रूट में 2m। ये m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास जिससे रिलेटेड हम डी ब्रोई वेवलेंथ निकाल रहे हैं, और वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी को और आगे ब्रेक कर सकते हैं, क्या अभी थोड़ी देर पहले बोला था, Q इंटू वी। एक तो हाफ mv स्क्वायर तो है ही, लेकिन अगर कहीं चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में, चार्ज पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। मेरे पास में एक चार्ज है, उसको मुझे दौड़ाना है, क्या करूं, या तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। या फिर एक तरीका, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रहा है तो इधर हाई होगा उधर लो होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रखा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इधर, और पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन। इतना पता होगा ना। अब अगर हमारे पास में जिस पार्टिकल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड वेवलेंथ, दैट इज मैटर वेव की वेवलेंथ, जिसको एक नाम और देते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। अगर वो मटेरियल चार्ज पार्टिकल है, इफ ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल, अगर वो ऑब्जेक्ट चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास में ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आया होगा, अरे उसके पास, उसको पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल है, अरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V और 0 कितना हो गया, V। यहां पर कोई चार्ज रख देंगे तो वो चार्ज पर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर फोर्स लेफ्ट लगेगा या राइट, तो राइट पर यहां पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी आई क्या, उसकी वैल्यू Q इंटू वी। लेकिन ये कब लिख सकते हैं, जब पार्टिकल चार्ज, ये जो ये वैल्यू जो आई E के, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो हम यहां तक ही रोक देंगे, इसके आगे ये वाली वैल्यू नहीं लिख सकते। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल है तो इसको आगे और ब्रेक किया जा सकता है, जिसमें यहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू Q इंटू पोटेंशियल यह है। लेकिन ये तभी यूज कर सकते हैं जब पार्टिकल चार्ज हो। हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें ये ही देखना है डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालते वक्त। लेकिन ये लास्ट वाला कब लगेगा, जब पार्टिकल चार्ज हो, क्योंकि ये Q इंटू वी। अच्छा, न्यूट्रल हो तो यहीं तक रुक जाएंगे, तो इन तीनों में से काम बन जाएगा न्यूट्रल के लिए। लेकिन अगर चार्ज हुआ तो इन चारों में से किसी से भी काम बन जाएगा। क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो कौन सा वाला काम में आएगा डी ब्रॉय के लिए, वेलोसिटी दी हुई है तो टोटल 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो क्या काम में आएगा, थर्ड। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल के लिए दी हुई है तो, जब काइनेटिक एनर्जी दे दी तो फोर्थ की यूज करो, जब काइनेटिक दे दिया है तो फिर फोर्थ की यूज करो, दे दिया ना। पोटेंशियल दिया है चार्ज के लिए तो 4। अच्छा, न्यूट्रल के लिए पोटेंशियल दे दिया तो यूज ही नहीं होगा। अरे न्यूट्रल पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस पर रखने पर उस पर कोई फोर्स, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रॉन रख दिया, क्या भागने लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लगेगा, और जब चलेगा ही नहीं तो डी ब्रॉय वेवलेंथ नहीं आएगा। हाइपोथेसिस तो मूविंग पार्टिकल के लिए थी ना, यानी कि वो चलेगा। ये चीज आ गई हमारे पास, लिखो इसको। अल्फा के बारे में मैंने कभी बताया क्या, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्या होता है, हीलियम, हीलियम एटम और अल्फा सेम है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन का। हीलियम एटम में एटम है तो न्यूक्लियस भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन हीलियम न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ बिना इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हीलियम न्यूक्लियस अल्फा होता है, हीलियम एटम अल्फा प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों में डिफरेंस है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन में भी ये चीजें पढ़ी हुई तुमने, ये टेबल, लेकिन यहां भी काम आ जाएगी इसलिए।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है या प्रोटॉन का? प्रोटॉन का मास m। अच्छा, इसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसकी 1.67 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, एकदम एग्जैक्टली बोलो तो कौन भारी है? न्यूट्रॉन। कितना डिफरेंस इसमें? क्या आता है प्रोटॉन में? 1.672। प्रोटॉन में कितना? न्यूट्रॉन में 1.675। डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट यहां 2 आती है, उसमें 5 आता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी, लेकिन हम क्या मानते हैं? लगभग सेम। अच्छा, यहां पर चार्ज माइनस में ई होता है, यहां क्या होता है? प्लस में ई। ये मैंने लिया। अच्छा, न्यूट्रॉन पर देखें। अच्छा, ये होता है क्या? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ए मास नंबर। तो इसमें मास कितना है? डबल। तो इसमें प्रोटॉन कितने? एक, इसमें एक। अच्छा, इसका जो मास होता है, लेकिन इसमें प्रोटॉन के साथ साथ क्या क्या है? न्यूट्रॉन। तो मतलब एक प्रोटॉन का मास भी आएगा और एक न्यूट्रॉन, लेकिन दोनों का मास सेम। तो इसको क्या लिख देते हैं? 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, इसमें कितने आएगा? 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, वैसे तो इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम। तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन के मास की जगह 4 प्रोटॉन या 4 न्यूट्रॉन का मास लिख दो, बात एक। अच्छा, चार्ज के बारे में बात करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। प्रोटॉन कितना है? एक प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, तो यहां पर भी ई। इसमें कितने प्रोटॉन है? तो यहां पर +2 ई। ये काम आएगा क्वेश्चन, जैसे मैग्नेटिज्म में किया होगा वैसे यहां पर भी आएगा। इस चैप्टर में 2 ही वैरायटी की चीजें बनती हैं। पहला, डी ब्रोई वेवलेंथ वैल्यू निकालना, और दूसरा डेविसन-जर्मर से थोड़ा बहुत छोटा मोटा पोर्शन, बस बहुत भारी नहीं। क्या किसी भी पार्टिकल की डी ब्रोई वेवलेंथ निकालना है, ऐसे पार्टिकल हमें मिल सकते हैं? सबसे हल्का कौन है? सबसे भारी इनमें अल्फा। सबका मास अलग अलग हो सकता है, सबका मास अलग, वेलोसिटी अलग आ जाए, तो सबकी डी ब्रोई वेवलेंथ अलग। तो बस इन सब के हमें फॉर्मूलेस निकालने हैं कि डी ब्रोई वेवलेंथ निकालने के तरीके क्या है। याद रखने का तरीका भी है, बहुत बार रिपीट होगा तो ब्लड ग्रुप के अंदर आ जाएगा, वो तो बहुत आराम से। ट्रिक्स भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्वेश्चन की एक वैरायटी में ये सब काम आएगा। मेन तो ये जो रेड कलर का बॉक्स है वही काम में आएगा। हम सबसे पहले डी ब्रोई वेवलेंथ निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्रोई वेवलेंथ पहला, फॉर चार्ज पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल चार्ज है, क्या सबके सब ये चारों चार्ज पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई, प्रोटॉन पे प्लस ई, न्यूट्रॉन प्लस ई, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास में भी 1H2 यानी कि एक ही प्रोटॉन है। अल्फा के पास 2He4 यानी कि 2 प्रोटॉन। तो सबके पास चार्ज तो है। तो पहला तो चार्ज पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल में सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, क्या डी ब्रोई वेवलेंथ निकालने का तरीका? H/P। H/P। P को और क्या लिख सकता हूं? mv। mv को और क्या लिख सकता हूं? √2m काइनेटिक एनर्जी। क्या ये चार्ज पार्टिकल है? क्या काइनेटिक एनर्जी को और आगे ब्रेक कर सकते हैं? तो क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी कितना है? Q इंटू V। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना आएगा? H/√2m QV। ये किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। चार्ज है ना, हर चार्ज पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा ही, क्योंकि हर चार्ज पार्टिकल में ये वाला टर्म Q इंटू V लिखा जा सकता है। लेकिन हर चार्ज पार्टिकल के लिए मास और चार्ज अलग अलग होगा, तो इसके कारण ये वाली वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग आएगी। अच्छा, सबसे ये क्या है? मास इंटू चार्ज का प्रोडक्ट। मास इंटू चार्ज का प्रोडक्ट सबसे कम किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे कम जिसके लिए ये वैल्यू होगी उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा वैल्यू जो आने वाली इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने पहला इलेक्ट्रॉन लिया। वैल्यूज रख दो, ये आएगा
62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अंडर रूट में 2 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ये V पोटेंशियल तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किस पोटेंशियल डिफरेंस पर रखना है। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा यूनिट किस में आएगी, मीटर में, लेकिन हमारे पास में एंगस्ट्रॉन में भी हमने निकाली थोड़ी देर पहले, वो 7.3 एंगस्ट्रॉन में जो वैल्यू आती है वो आती है 12.27 अपॉन में अंडर रूट, क्या बचेगा सिर्फ V। फिक्स वैल्यूज है, फिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालने का, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोई वेवलेंथ, ये वैल्यूज हर इलेक्ट्रॉन में यही आएगा, बस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये डी ब्रोई वेवलेंथ अलग आ जाएगी। अच्छा नहीं लग रहा है कि यार एक चीज तो रूट में है और एक नहीं है, कोई बात नहीं, क्या मैं इस पूरे को रूट में ले लूं? अच्छा, लेकिन जब पूरे को रूट में लूंगा 12 का स्क्वायर 144, लेकिन सिर्फ 12 थोड़ी ना है, ये भी है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है ना 150 अपॉन ईयर, यानी कि या तो ऐसे करो या ऐसे करो, जहां पर कैंसिल हो रहा है ना वो वाला यूज कर लो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए किसकी डी ब्रोई वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोई वेवलेंथ निकालने का एक तरीका ये मिल गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक में ये काम बहुत अच्छे से किया था, किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या इलेक्ट्रॉन की है, चार्ज पार्टिकल, क्या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आई होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर एक और वर्ड बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हो गई होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हो, Q इंटू V, Q क्या है, E, इलेक्ट्रॉन के लिए तो E से E कितना वोल्टेज दिया है, 200 वोल्ट। अरे एक इलेक्ट्रॉन को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये काम हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल में किया था, बस वही तो चीज है। काइनेटिक एनर्जी तो चार्ज की ऐसे निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी से वोल्टेज तो ऐसे निकाल लेते हैं, Q इंटू V। तो यहां पर हमारे पास में एक एग्जांपल भी है उसी पर, कि मान लीजिए if an electron is accelerated, अच्छा accelerated का मतलब क्या है, फोर्स लगाया, यार इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कब लगाएगा, फोर्स कब लगेगा, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। अच्छा इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे मतलब किसके बीच में रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, इज एक्सेलरेटेड अप टू 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, एनर्जी, लेकिन यहां बोलते हैं 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, देन इट्स डी ब्रोई वेवलेंथ। सबसे पहला काम डी ब्रोई वेवलेंथ निकालना है। डी ब्रोई वेवलेंथ किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालने का तरीका 12.27 अपॉन में रूट भी है, लेकिन यार एक तरीका और हो सकता है, क्या 150 अपॉन V एंगस्ट्रॉम, ये चीज है। अच्छा यार V मिल जाए तो मजा आ जाए पोटेंशियल, यहां से V मिल रहा है क्या, कितना वोल्टेज दिया है 600, कितना आंसर आएगा 0.5। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये क्या वैल्यू होती है Q इंटू V, Q कितना है E, V 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना वोल्टेज दिया 600 वोल्ट, तो यहां से डी ब्रोई वेवलेंथ, अच्छा यार 600 तो 150 से कैंसिल हो पाएगा, इसलिए 150 वाला लो, तो यहां से 150 600 कितना, अच्छा ये किस यूनिट में आएगा, एंगस्ट्रॉम, कितना आएगा ये अंडर 1/4 एंगस्ट्रॉम, कितना 1/2 यानी कि 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन की हमारे पास में वेवलेंथ आ गई डी। ये वेवलेंथ नॉर्मल वेवलेंथ नहीं है, ये मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली वेवलेंथ नहीं है, ये कौन सी है, मैटर वेव।
इसलिए इसको नाम दिया जाता है डी ब्रोए वेवलेंथ। हमेशा डी ब्रोए वर्ड जुड़ा हुआ होगा या मैटर वेव की वेवलेंथ वर्ड जुड़ा होगा, ये नॉर्मल वेवलेंथ नहीं है, डी ब्रोए वेवलेंथ लिखा होगा। लिख सबसे हल्का वाला पार्टिकल हो गया। अब इसके बाद कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन। कुछ सिमिलरिटी है दोनों में। एक तो पहली बात तो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है तो डी ब्रोए वेवलेंथ निकालना है। क्या करें? पहले मेरे को तो लिख लेते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन को 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दे दी, 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे क्या पता चला? मैंने तो फॉर्मूला पूछा ही नहीं, क्या पूछा? इससे क्या पता चला? अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी है 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब 300 वोल्ट की बैटरी लगाई होगी, तभी तो Q इंटू वी 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब पूछा है डी ब्रोए वेवलेंथ 1/√2। 1/√2 को और क्या लिख सकते हैं? 1/√2 को 1/2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर √2। मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट। फिर इसके बाद वही चीज यूज होगा भी सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स के बाद। वहां ये आता है 1/√2 जो होता है वो वैल्यू होती है 0.707। बहुत काम आता है, बहुत काम आएगा दो चैप्टर्स में, सेमीकंडक्टर और अल्टरनेटिंग करंट। सॉल्व करके देख लो यार, 0.707 है ना, क्योंकि मुझे भी काम है इसलिए मैंने भी बात की। ये 300 वाला इसलिए लिखा है कि मुझे इसमें क्वेश्चन में काम है। अच्छा, प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन का डी ब्रोए वेवलेंथ h/√2m, m ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू v, काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लिख सकते हैं। लेकिन सोच के देखें यार, यहां जो चार्ज आएगा क्या इलेक्ट्रॉन में भी वही था? ये 2v वही था, लेकिन मास ज्यादा होता है। मास किसी को पता है क्या? प्रोटॉन का मास कितना ज्यादा होता है? कितना ज्यादा होता है? 1837 ऐसा समथिंग, 3437। 1837 की क्रांति, 57 था ना, 1857। 183 एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स ज्यादा होता है। चलो 1840, 1840 को 1600 मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर यहां पर मैं लिखूं 1600 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही 1600 लिख सकता हूं, 1600 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1600 का रूट लिया तो 40, बाहर आ गया 40, बाकी सब सेम। यानी कि जो वैल्यू यहां आई 12.25, इसके अलावा नीचे क्या आएगा 40, लेकिन क्या है 40 आएगा या 40 से एक्चुअल में ज्यादा आएगा? अच्छा, 12/40 0.3 समथिंग, 12/40 0.3, लेकिन नीचे क्या है 40 से ज्यादा, यानी कि 0.3 से कम। अरे 40 से डिवाइड किया तो 0.3 है, ज्यादा से डिवाइड करूंगा तो 0.3 से कम। तो यहां पर एकदम सारी वैल्यूज रखोगे ना तो ये वैल्यू आएगी एग्जैक्टली, और यही काम आता है। 0.3 से कम है 0.286 अपॉन में रूट ऑफ पोटेंशियल। ये प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालने का तरीका है। अच्छा, मास बढ़ता जा रहा है, वैल्यूज, मास बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी। देखो पहले 12.7 था, इलेक्ट्रॉन में हल्का था तो ज्यादा, थोड़ा सा भारी हो गया तो ये। अच्छा, थर्ड और देख लो, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन थोड़ा सा और भारी है क्या? ड्यूट्रॉन 1H2, मास प्रोटॉन का भी
डबल। अरे मतलब यहां जो मास है उसको आगे और क्या मल्टीप्लाई करूं मैं 2 से, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या h अपॉन अंडर रूट में 2 m ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को क्या लिखूं 2 ऑफ मास p। अच्छा चार्ज तो सेम होगा, प्रोटॉन का जो चार्ज होगा इनटू v। अच्छा ये वैल्यू ये और ये, क्या इन सब के कारण आंसर ये आना चाहिए, लेकिन नीचे और क्या है 2, लेकिन 2 किस में रूट में, तो 1/√2 की वैल्यू 0.707 ऑफ दिस, ये वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देख लेना 0.202 ऑफ √3। एक लास्ट और अल्फा, चार्ज पार्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, और चार्ज अल्फा वाला तो बहुत आराम से आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल, अच्छा अल्फा पार्टिकल चार्ज है उसके लिए, अल्फा के लिए ये न्यूट्रॉन का था, अल्फा के लिए h अपॉन अंडर रूट में 2 m कितना लिखूं 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, q कितना लिखूं 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इनटू v, चार्ज है तो ये लिख सकता हूं। अच्छा एक मिनट, ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसमें ये इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2 टाइम्स, यहां इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 8, कितना एक्स्ट्रा है। अच्छा ये देखो यार, ये आ गया 2, कितना एक्स्ट्रा है 4 को रूट में लेंगे बाहर आएगा तो कितना आएगा 2, मतलब एक्स्ट्रा डिवाइड में 2, तो इसके नीचे एक्स्ट्रा डिवाइड में 2, कितना आंसर आएगा 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। सभी के लिए वैल्यू आ चुकी है। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन √v, फिर भारी पार्टिकल लिया थोड़ा सा भारी, कौन सा प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए 0.286, फिर उसके बाद थोड़ा सा और भारी लिया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए 0.202, फिर और भारी लिया उसके लिए 1.101, सब में डिवाइड में √v। पोटेंशियल डायरेक्ट दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर डायरेक्ट नहीं दिया है काइनेटिक एनर्जी दी हुई हो तो और निकाल सकते हैं। चलो एक मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दो, एक मिनट लिख लेना। एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दी, इसका मतलब उसके पास में कितना पोटेंशियल है 400 वोल्ट बैटरी लगे, बहुत बड़ी। एक न्यूट्रॉन है, चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी दी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी बैटरी लगाई न्यूट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके पास में कितना बैटरी लगाया होगा 400। अल्फा को 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, अल्फा को कितना 200। अच्छा न्यूट्रॉन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Q इंटू V, न्यूट्रॉन का Q कितना होता है E, तो E से E गया। अल्फा के लिए काइनेटिक एनर्जी 400, लेकिन Q कितना होता है 2E, तो अब आएगा 200। ठीक है, वो बैटरी वो अलग, वोल्टेज अलग अलग आ जाएगा। इन पर बेस्ट क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे, क्वेश्चन ही बच रहे हैं।